अच्छा जी, आज हम तीन टॉपिक्स करेंगे। बर्न, वूंड, ठीक है, वूंड्स वाला, जनरल सर्जरी हमारी चल रही है ना, एंड शॉक। शॉक में से जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और हाइपोवोलेमिक शॉक में से जो था हमारा वो जो हेमरेजेस वाला पोर्शन है, ठीक है, हेमरेजिक शॉक और वो सारा, वो हम यूट्यूब पे भी इवन अवेलेबल है। दैट वाज ओपन लेक्चर ऑलरेडी। ठीक है, तो आज बर्न, वुंड्स और शॉक हम करेंगे, उसमें बाकी शॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो बर्न। ठीक है, बर्न इंजरीज क्या होती हैं? टिश्यू इंजरी, एनी टिश्यू इंजरी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी लीडिंग टू द डैमेज ऑफ द स्किन और द ऑर्गन। ठीक है, किस किस वजह से हो सकती है? फ्लेम्स की वजह से हो सकती है, कॉन्टैक्ट विद दी हॉट सोर्सेस। आप कभी गर्म रॉड पे आपका हाथ लग जाए तो उधर से भी हो सकती है, रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, इलेक्ट्रिक बर्न होते हैं आपके। ठीक है, तो डिफरेंट सोर्सेज से आपको ये बर्न एनर्जी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बर्न जब भी होता है, ठीक है, जहाँ पे भी बर्न होगा वहाँ पे आपका, क्योंकि स्किन की लेयर आपकी डिसरप्ट होती है। मिसाल के तौर पे अगर स्किन पे हुआ है तो स्किन इज प्रोवाइड्स अ बैरियर फंक्शन। स्किन इज अ स्किन इज अ बैरियर। ठीक है, तो बैरियर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन? दैट इज बैक्टीरिया दैट इज रिलेटेड टू द बर्न। सुडोमोनास। ठीक है, सुडोमोनास एरोजिनोसा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब सुडोमोनास के बारे में जब भी बात की जाती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज होता है। कहीं और भी इन्फेक्शन हो सकती है, एब्सेसिस वगैरह भी कॉज करता है, तो ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज होता है। अब इसके आपके ने माइक्रोबायोलॉजी में इसके देखे होंगे काफ़ी सारे, जो तीन चार तरह के ये पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसमें से ग्रीनिश कलर डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, आपने ना एक मोस्ट कॉमनली एंड एक दवाई का नाम सुना होगा जो यूज होती है बर्न में, सल्फा डायजीन, सिल्वर। ठीक है, या सिल्वर सल्फर डायजीन। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसकी जो है एक्टिविटी है सुडोमोनास एरिगेनोजा के अगेंस्ट भी। ठीक हो गया। सुडोमोनास एरिगेनोजा के अगेंस्ट इसकी भी एक्टिविटी है, और ये आपका वहाँ पे डेफिनेटली, आपको जब पता है कि ऑलरेडी बर्न के केस में आपको पता है कि वहाँ पे खतरा है, वहाँ पे इंजरी हो सकती है ड्यू टू दी, आपको ये साइट पे व्हाट्सएप के टैग तो नहीं नजर आ रहे ना? सर कौन से टैग? व्हाट्सएप के मैसेजेस जो आ रहे होते हैं वो तो नहीं नहीं समझ? नहीं, नो नो नो। ओके, नो नो सर, नो। बस ठीक। अच्छा, तो उस पे ये होता है कि डेफिनेटली जब आपको पहले से पता है कि सुडोमोनास का इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप उसके लिए चीज़ें करोगे ना, एहतियाती तदाबीर करोगे। तो सिल्वर सल्फर डायजीन इज वन ऑफ दोज के जो कि स्किन पे बर्न के केसेस में इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि इसकी एक्टिविटी है सुडोमोनास के अगेंस्ट, और ये एज ए टॉपिकल एजेंट यूज होता है। ठीक है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में, क्रीम की फॉर्म में आती है। ठीक है, और बर्न पर लगाया जाता है। वो जो टूथपेस्ट वगैरह या कोई और चीज़ें लगाते हैं वो नहीं आपने करना होता। ठीक है, अगर आपने कुछ लगाना ही है तो दैट सिल्वर सल्फर डायजीन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक हो गया। ओके देन, देर आर डिग्रीज ऑफ बर्न। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सिंपल याद रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट डिग्री में सिर्फ एक लेयर इन्वॉल्व हो रही है, एंड दैट इज द एपिडर्मिस। ठीक है,
और इसमें जो फर्स्ट डिग्री है उसमें पेन आपका जो होगा वो माइल्ड सा पेन होगा। ठीक है, हल्का फुल्का सा दर्द होगा। ठीक है, माइल्ड पेन। और इसमें बहुत मेजर बर्न नहीं होता, तो आपको आईवी फ्लूइड्स की जरूरत नहीं होती, जस्ट टॉपिकल एजेंट विल बी एनफ। टॉपिकल एजेंट हमने कौन सा पढ़ा है अभी? सर सिल्वर सल्फर डाइजीन। क्योंकि आपके लेवल पे सिल्वर सल्फर डाइजीन ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसी का पता होना चाहिए। ठीक है। ओके सर। अदरवाइज और भी ऑप्शंस होती हैं, वो तो फिर गाइडलाइंस पूरी बनी होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें यह है कि आपको टॉपिकल एजेंट पे ही आराम आ जाता है और आपको फ्लूइड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ठीक है। अच्छा जी, देन आते हैं सेकंड डिग्री की तरफ। जैसे अब फर्स्ट डिग्री एक लेयर इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज एपिडर्मिस। सेकंड डिग्री दो हो रही है, एंड थर्ड डिग्री एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखना आपके लिए आसान है। इसकी यूजली ये रेडिश अपीयरेंस होती है। ठीक है, इस तरह के बर्न की। और इसमें आपको, इसमें भी टॉपिकल एजेंट पे ही काम बन जाता है आपका, और कभी कभार रेयरली आपको आईवी फ्लूइड्स देने पड़ जाते हैं। ठीक है। और देन ट्रिपल आपकी ये थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है? आपको ज़्यादा एग्रेसिव मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म। ठीक है, आपकी तीनों लेयर्स उड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिकल भी एजेंट देना है। ठीक है, आईवी फ्लूइड्स भी देने हैं, और एंटीबायोटिक्स भी देनी है आपको, आईवी एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस काइंड ऑफ बर्न हील्स बाय अ स्कार, हील्स बाय स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, वो आप लोगों, आपने देखे होंगे ना, जो लोगों के डिफरेंट किस्म के स्कार बने होते हैं और काफी ज्यादा खराब सा धब्बा सा भी बना होता है, तो वो थर्ड डिग्री होते हैं। ठीक है, बर्न के। ठीक है, क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, ओके, इफेक्ट्स ऑफ बर्न क्या होंगे? अब सर्कुलेशन पे आप सोचो ना कि अगर बर्न हुआ है, और इवन आपको बर्न के केसेस में आपको पता है डिहाइड्रेशन भी होती है, और भी इस तरह की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट आ सकता है? सर्कुलेशन में क्या इफेक्ट आएगा? सर वैलो डायलेशन हो जाएगी। पहले कंस्ट्रक्शन होगी फिर डायलेशन होगी। डिहाइड्रेशन नहीं होती और फ्लूइड लॉस नहीं होता, जी। हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं होता? होता है ना बर्न के केस में। जी सर। ठीक है, रीनल सिस्टम में क्या होता है? जब हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, फ्लूइड कम होगा, तो क्या ए के होगा? आई सर। प्री रीनल, ए के आई। प्री रीनल, यस, AKI, प्री रीनल एक्यूट किडनी इंजरी। उसके अलावा रेस्पिरेटरी में क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ नहीं होता मरीजों का। ठीक है, और अगर सर इनहेलेशन, डिस्ट्रेस होगा, हाइपोक्सिया टैकिपनिया हो जाएगा। यस, हाइपॉक्सिया जी। डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, और क्या होता है कि अगर उसको इनहेलेशनल इंजरी है, कहीं पे था, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं इकट्ठा हुआ है उस जगह पे जहाँ पे उसको बर्न हुआ है, और साइड पे आग लगी हुई थी और इस तरह की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है, और इनहेलेशनल इंजरी और नमूनिया और ARDS वगैरह भी डेवलप कर सकता है। ठीक है,
अच्छा जी। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर में क्या होता है? सर टैकीकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया क्या बात। हाइपोटेंशन होगी। सबसे पहले तो देखे ना, ये सिंपल सिंपल चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि आपको स्कार फॉर्मेशन होती है, तो उसकी वजह से कॉस्मेटिक डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। फिर जब बहुत ज्यादा बर्न किसी के होता है, तो आपको आपने पढ़ा होगा कि जो कंट्रैक्चर्स वगैरह बन जाते हैं बर्न के केसेस में, कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा लिम्ब का लॉस हो सकता है। ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो डिसेबिलिटी, तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्न। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक एक पॉइंट इस तरह से समझा रहा हूँ ना, लहदा लहदा, कि अगर आपको एनआरई 2 में हिस्ट्री वगैरह लेनी पड़ जाए या एनआरई 1 के आपको एमसीक्यूज कवर करने पड़ जाए, तो दोनों सूत्रों में आपको पता हो चीज का। ठीक है। जी सर। ओके। अच्छा जी, अब जब भी बर्न होता है तो उसका बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि बॉडी सरफेस एरिया आपका इम्पोर्टेंट होता है आपने फर्दर मैनेजमेंट डिसाइड करने में, फ्लूइड कोटा डिसाइड करने में कि कितने फ्लूइड लगना है, आईवी फ्लूइड किस हिसाब से देना है मरीज को। ठीक है। और प्लस आपका ये भी डिसीजन होता है कि जो किस पेशेंट को कितनी आपकी केयर की चाहिए, ट्राइजिंग में भी हेल्प आउट होता है। ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया की कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें आपको ये दो तरफ मैंने बनाई है डायग्राम्स। ठीक है। एक आपकी ये साइड है। ठीक है। ये साइड है और एक ये है। ठीक है। जी सर। एक सेकेंड। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखिए दोनों साइडों पे। ठीक है। तो अच्छा, अब हेड जो होता है ना, आपका हेड जो होता है दैट इज 9%। ठीक है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है उसका ये 9% काउंट ओवर होता है। बट ये 9% किस तरह कैलकुलेट होता है? सर एंटीरियर पोस्टीरियर हाँ, दोनों लेटरल हेड साइड। 4.5%। ठीक है, फ्रंट होगा, और 4.5% ही बैक होगा। ठीक है। तो अगर कोई कहता है आपको फ्रंट ऑफ हेड एंड फेस पे कोई इंजरीज आई हुई हैं, बर्न इंजरीज हैं, तो दैट इज 4.5%। और अगर बैक भी साथ इन्वॉल्व है तो देन इट विल बी द 9%। ठीक है। सिमिलरली अब ये देखो, इसको फ्रंट, फ्रंट ये एब्डोमेन है नीचे वाला ना। अब ये जो है ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट जो है इसने 18% कर दी है ना, इकट्ठी कर दी है इस वाली फिगर में। ठीक है। लेकिन इधर अलग अलग है। फ्रंट ऑफ द चेस्ट इज 9 एंड बैक ऑफ द चेस्ट इज 9। ठीक है। तो टोटल 18% है। चेस्ट का मिला के टोटल 18% है। फ्रंट 9%, बैक 9%। ठीक है। हर चीज को अलग अलग कर दें। ठीक है। लाइक चेस्ट, फ्रंट 9%, बैक ऑफ द चेस्ट 9%। ठीक हो गया। उसके बाद एब्डोमेन कितना लिखा हुआ है? ये जो एब्डोमेन लिखा हुआ है, ये बैक इसने लिख दिया, ये एब्डोमेन 18% है। ठीक है। इधर 9%, इधर 9%। ठीक है।
एब्डोमेन कितना है? फ्रंट 9%। 9%, बैक 9%। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का है। ठीक है। हर लिम्ब सेपरेटली जो है ना, दैट इज ऑफ 9%। ठीक है। सेपरेटली, मतलब अगर इस लिम्ब को मैं ले लूं, ये वाला जो है आपका, ठीक है, तो इट इज 9%। ठीक है। अपर लिम्ब, फ्रंट 4.5, बैक 4.5। ठीक है। तो इसी तरह ये भी दूसरे का अलहदा से 9% होगा। ठीक है। लेफ्ट अपर लिम्ब है ये, और राइट अपर लिम्ब। ये समझ आ रही है ना चीजें? जी सर। तो ये बड़ा सिंपल है कि 4.5 4.5 अपर लिम्ब का इस तरह है। और नीचे जो लोअर लिम्ब है, दैट इज ईच लोअर लिम्ब इज ऑफ, ईच लोअर लिम्ब इज ऑफ 18%। ठीक है। 9 फ्रंट से, 9 बैक से। इसी तरह दूसरे का भी 9 फ्रंट से, 9 बैक से। ठीक है। ये दो पिक्चर्स ना इकट्ठी मैंने लिखी बनाई इसलिए, ये इनको आप कॉरस्पॉन्ड कर लें। ठीक है। ये इकट्ठी यूज करें आप। ये दैट इज वाई इस तरह रखी है मैंने। ठीक है। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? राइट लोअर लिम्ब में 18% लिखा हुआ है ना। तो इस जी 18 सर। का मतलब है 9 फ्रंट से, 9 बैक से। ठीक है। आगे समझ? अब कर लोगे जी सर। कैलकुलेशंस? जी सर। अब ये पूरा मिलाओगे ना, तो अगर ये 100 बनता है, ठीक है, 18 18 36, 18 18 36, ये 72 हो गया। प्लस राइट और लेफ्ट अपर लिम्ब का 9 9 18, तो ये 90 हो गया टोटल। हेड 9 हो गया, तो ये 99 है। 1% कहाँ गया? दैट इज पेरिनियल रीजन। ये, ठीक है। अच्छा, बच्चों में डिफरेंट होता है। ठीक है। बच्चों में ज़रा डिफरेंट होता है। बच्चों में जो आपका हेड है, दैट इज हेड एंड फेस एंड नेक जो है, दैट इज 18%। यानी 9 फ्रंट से, 9 बैक से। ठीक है। और उनकी फ्रंट ऑफ उनकी जो चेस्ट है, दैट इज 9 9, बैक भी 9 9, सॉरी, एब्डोमेन भी फ्रंट और बैक से 9 9, अपर लिम्स भी 9 9। ठीक है। मतलब 4.5 4.5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल। यानी एब्डोमेन पूरे का पूरा जो है 18% हो जाएगा, फ्रंट बैक 9 9। इसी तरह चेस्ट पूरी जो है वो 18% हो जाएगी, फ्रंट से 9 बैक से 9। उसके जो हेड को आपने एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दिया था ना, ठीक है, वो नीचे लिम्स में से कम हो जाता है। जो एडल्ट की लिम्स हैं, दे आर 18 18%, जबकि बच्चे की जो हैं वो 14 14%। टोटल लिम, लोअर लिम्स, ईच लोअर लिम। ठीक है। और जो पेरिनियल एरिया का 1% था एडल्ट में, वो इसमें नहीं होता बच्चों में। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक फिगर आपको मैंने दे दी है, ताकि आप कंपेयर भी कर सकें और आपको पता हो इसका। ठीक है। ये प्रेजेंटेशन आपके ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूँ।
ये इसलिए मैंने आपके लिए सेपरेट किया है, क्योंकि ये बुक से आपको समझ सही आना भी नहीं था। तो इसलिए ये तस्वीर जो है ना, अलग अलग इसमें मैंने पिक्चर्स डाली हैं। यही जितना मैं करा रहा हूँ ना बर्न में, यही की पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है। अच्छा जी, अब फैक्टर्स एसोसिएटेड विद सिविरिटी। अब आपने देख लिया है, आपको बॉडी सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो अब आप बताएं मुझे कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज बॉडी सरफेस एरिया। तो आप देखते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके अलावा डेप्थ कितनी है, डेप्थ किससे हमें पता लगेगी? लेयर्स ऑफ स्किन इन्वॉल्व देखा था ना आपने, उसका भी तो रोल है ना डेप्थ कैलकुलेट करने में। ठीक है। उसके अलावा अगर लंग इंजरी कोई है साथ में तो या नहीं है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा बच्चों में और बुजुर्गों में, ये दोनों एज ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको बर्न जो है ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है। बहुत छोटे बच्चे या ओल्ड एज में थोड़ा, तो एज लेस देन 2 years एंड आर मोर देन 60 years, तो दोनों एज ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें आपका सिविरिटी ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका पार्कलैंड फार्मूला क्या है? ये क्या कहता है? जो अच्छा, पार्कलैंड फार्मूला का मैं बता दूं, दिस इज द फार्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द फ्लूइड। ठीक है, कि आपने कितना फ्लूइड लगाना है। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है? 4 ml, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है। इनटू पेशेंट्स बॉडी वेट, इनटू परसेंटेज ऑफ बर्न। परसेंटेज ऑफ बर्न कहाँ से आएगा? सर वो पहले जो हमने कैलकुलेट किया टोटल बॉडी सरफेस एरिया। हाँ, वहां से। लाइक किसी का अगर अपर लिम्ब पूरा, राइट अपर लिम्ब पूरा इन्वॉल्व है, तो कितने परसेंट बनेगा? 9%। चलो यही यही मिसाल ले लेते हैं, यहीं से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ओके। 60 years ओल्ड मेल। ठीक है। बर्न ऑफ राइट अपर लिम्ब। ठीक है। कैलकुलेट फ्लूइड। अच्छा, पार्कलैंड का ये जो फ्लूइड है ना, ये पार्कलैंड फार्मूला ये फर्स्ट 24 आवर्स में देना होता है। और 24 आवर्स में भी कैसे देना होता है? कि आधा, हाफ इन फर्स्ट 8 8 आवर्स, क्योंकि आपकी पहले एग्रेसिव मैनेजमेंट होगी ना। और बाकी हाफ, कैलकुलेटेड हाफ जो है इन नेक्स्ट 16 आवर्स। ठीक है। आ गई ये समझ? जी सर। ये याद रखना है आपने कि पार्कलैंड फार्मूला के तहत जो भी फ्लूइड आपका कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट 24 आवर्स में आपने देना है। और उस फर्स्ट 24 आवर्स में भी हाफ जो है वो पहले 8 घंटों में देना है, अगला हाफ जो है अगले 16 घंटों में देना है। ठीक है। अच्छा जी, अब 60 year old मेल है, बर्न ऑफ राइट अपर लिम्ब है। ठीक है। कैलकुलेट फ्लूइड टू बी गिवन। अब आप बताएंगे मुझे ये कितना फ्लूइड बनता है, बताएं।
सर इसका बॉडी वेट कितना है? 60 के पेशेंट्स बॉडी वेट, सॉरी 60 kg लिखना था ना मैंने। 60 years ओल्ड जहाँ लिखे ना, और 60 kg मेल। ठीक है, ये लो। सर 2160 ml, उसमें से हम इसका 50% जो है फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे, और लाइक टू 1150 हम फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट 1100 और कुछ है वो हम नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। नहीं, आपके पास कितना बन रहा है ये? सर 2160। हाँ, तो इसको 2 पे डिवाइड करो ना, कितना बनता है? वन सर जीरो ये एट बन रहा जीरो है 1080। हाँ, 1080 ना, तो यस। अब इसमें 1080 पहले 8 घंटों में, और अगला वन जीरो हाँ एट जी। जीरो उससे अगले। अच्छा, बस मैं 5 मिनट तक दोबारा शुरू करता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है जी। जी सर। तो ये 2160 जो आपका आया था, ठीक है, इसमें से इसका हाफ जो कि बनता है 1080। तो ये 1080 में से आपका 1080 पहले, ये ml होता है, ठीक है, मिलीलीटर्स, ml। ये इतना मिलीलीटर्स आपका पहले 8 घंटों में जाएगा, और फिर उसके बाद का जो जाएगा वो नेक्स्ट 16 आवर्स में जाएगा, ठीक है? तो जितना बर्न ज्यादा होता जाएगा उतना आपका फ्लूइड का कोटा बढ़ता जाएगा, ठीक है? अच्छा जी। आइडियल फ्लूइड कौन सा देते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। हार्टमैन सॉल्यूशन। हाँ, हार्टमैन सॉल्यूशन क्या होता है? रिंगर लैक्टेट, ठीक है, या लैक्टेटेड रिंगर, ठीक है। अच्छा जी, बर्न विद मोर देन 15% बॉडी सरफेस एरिया, IV fluids are important, ठीक है, because hypovolemic shock is the major cause of death in burn injuries, ठीक है। तो जितने भी बर्न विद मोर देन 15% बॉडी सरफेस एरिया हैं, अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई बर्न के केसेस में हाइपोवोलेमिक शॉक ही मेजर कॉज ऑफ डेथ बनता है, ठीक है। अब इससे अंदाजा हो गया होगा आपको कि बॉडी सरफेस एरिया और फ्लूइड बैलेंस कैलकुलेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप पहले 24 घंटे का तो आपने फ्लूइड कैलकुलेट भी कर लिया, दे भी दिया पेशेंट को। अब आगे क्या करोगे? आगे भी तो फ्लूइड देना है ना। बर्न एक दिन में तो हील होगा नहीं, तो वो कैसे कैलकुल उसका चलेगा? विद वाया मेंटेनेंस फ्लूइड, ठीक है। मेंटेनेंस फ्लूइड हर 24 घंटे में आपने देना होता है, एवरी 24 आवर्स में, यानी उसकी कंप्लीशन करनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है? 1 to 10 kg बॉडी वेट, 100 ml/kg। बॉडी वेट आपका 11 से 20 kg है, 50 ml/kg, ठीक है। ये फ्लूइड आपने देना है। और मोर देन 20 kg है, यानी 21 kg ऑनवर्ड्स,
कितना दोगे? 20 ml पर केजी। ठीक है, जितने भी किलोग्राम बढ़ बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, ये पॉइंट समझ आए? जी सर, एक मिनट रिमूव ना करिएगा, मैं लिख रहा हूँ एक मिनट। नहीं नहीं, रिमूव नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं, अब 25 kg का एक पर्सन है, उसका फ्लूइड का मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करके मुझे बताएं। सर 500 ml। हाँ जी। 500 ml सर। अच्छा, किया कैसे है? सर ये फाइव मोर हंड्रेड देन एम एल 20 सिर्फ? kg। सिर्फ 500 ml? जी कैसे? यार आपके पहले दस, सर ये। इसमें से मैं बताता हूँ, ठहरो। पहले 10 किलो का कितना हो गया? फर्स्ट 10 kg, ओ हाँ। 1000 ml। यही जी जल्दबाजियां एग्जाम में करते हो ना। अगले 10 kg का, अप टू यानी अगले 10 kg का नेक्स्ट 10 kg का 500 ml। 50 से होगा ना? जी उससे अगले नेक्स्ट 5 kg का 20 के हिसाब से, 20 × 500 ml, तो ये तो 2600 ml बनता है। ठीक है। ठीक हो गया जी। जी सर। अब जी बहुत सर। ही कोई कॉन्सेप्ट उसने लड़ाना हुआ ना, तो वो आपको कह देगा कि पर पर आवर आप कितना मेंटेनेंस फ्लूइड दोगे 25 kg पे पर्सन को। ठीक है, तो 2600 को डिवाइड कर दीजिएगा 24 पे, क्योंकि 24 आवर्स है ना, तो आपको 1 आवर्स का डाटा चाहिए। ठीक है, जी तो इससे एक घंटे का डाटा निकल आएगा। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। तो एडल्ट्स में इस तरह आपने मेंटेनेंस फ्लूइड कैलकुलेट करनी, ठीक है। और ये 15% वाला पॉइंट मैंने खुद जानबूझ के इंक्लूड किया है। खुद भी मैं काफ़ी सारे पॉइंट लिख रहा हूँ साथ साथ, लेकिन ये 15% वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थ्रेश होल्ड क्या होना चाहिए, या कितने बर्न बर्न पे आपने आईवी फ्लूइड्स देने ही दें। ठीक है, जी सर। तो मोर देन 15% है तो आपको आईवी फ्लूइड लाजमी चाहिए। ठीक है, बाकी आपने जो आईवी बर्न की मैनेजमेंट है ना, उसमें वूंड केयर है। ठीक है, और लगातार केयर है, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिया अच्छा देना है उसको। ठीक है, उसके अलावा उसकी न्यूट्रिशन का आपने ख्याल करना है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। लेकिन आपको जरी बात है, आपने कौन सा कोई उधर एस्से लिखना है बैठ के? आपको तो एमसीक्यू के लिहाज से अच्छे पॉइंट्स पता होने चाहिए ना। ठीक है,
इसी में एक और पॉइंट है कि S4 क्या है। सर ये लियन होती है। ये बर्न की वजह से, ठीक है, डीप बर्न में हम इसको मिलता है हमें, डीप बर्न में, ठीक है। एंड इट इज ए कोएगुलेटेड नेक्रोटिक स्किन, यानी कोएगुलेटेड नेक्रोसिस हुआ होता है, ठीक है। ओके सर। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इट कैन रिजल्ट इन compromise of vascular supply and compartment syndrome, ठीक है। अच्छा जी। फिर एक इलेक्ट्रिकल बर्न के केस में आपके पास एक इम्पोर्टेंट बात होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यूजली मसल डैमेज के थ्रू ये क्या क्या करा रहा होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो इसको ट्रीट कैसे करोगे? फिश में। हाँ, फेशियोटमी। उसके अलावा ये क्या कराता है? मायोग्लोबिनूरिया। तो मायोग्लोबिनूरिया का हमने क्या पढ़ा था, क्या कराती है वो? सर रीनल, एक क्या है? हाँ, रीनल डैमेज। तो इसको क्या करना है आपने, कैसे ट्रीट करना होता है? सर गुड इसको हमने हाइड्रेशन, फ्लूइड एग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव फ्लूइड मैनेजमेंट, और आपने हाई यूरिन आउटपुट मेंटेन करना होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बर्न आपका मसल डैमेज कर सकता है, मसल डैमेज ऑफ हार्ट, मायोकार्डियल डैमेज, ठीक है। ठीक है जी। मायोकार्डियल डैमेज की वजह से क्या होगा? हार्ट फेलियर, मायोकार्डाइटिस, हार्ट फेलियर, ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। और जनरलाइज जो आपका मसल इंजरी है वो आपके लिम्ब को भी डैमेज कर सकती है, ठीक है, और एम्पुटेशन भी करनी पड़ सकती है। तो ये इलेक्ट्रिक बर्न जितने हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो इश्यूज हो रहे हैं, ये उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। बस ये एक दफा बर्न का टॉपिक खुद भी देख लेना, तो कोर पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। अच्छा जी। ओके सर।
नेक्स्ट वन इज वुंड्स। ठीक है जी। अब वुंड क्या होता है? एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स और द टिश्यू ड्यू टू फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल असॉल्ट। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है। देखो वुंड क्या होता है? ये आपकी नॉर्मल कोई भी स्किन लेयर है मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो जब वुंड होगा तो क्या होगा? इसमें से कट, ये अब एरिया जो है इसका, यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा ना कंटिन्यूटी ऑफ स्किन में। ठीक है। तो a wound is a break in the continuity of skin, mucous membranes are the tissue due to physical, biological or chemical assault। ठीक है। उसके बाद फिर दो तरह के वुंड्स होते हैं, क्लीन और डर्टी, टाइडी एंड अनटाइडी। ठीक है। टाइडी वाले क्या होते हैं? क्लीन वुंड्स का क्या होता है? शार्प एजेस होते हैं, शार्प क्लीन एजेस, और ये किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं, लाइक नाइफ। ठीक है। और इनका प्राइमरी क्लोजर पॉसिबल है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोजर क्या होता है, ये आगे चल के हम देखेंगे भी। प्राइमरी क्लोजर होता है जिसमें आप एजेस को अप्रोक्सीमेट करते हैं, यानी एक दूसरे के करीब लाते हैं। ठीक है। और क्या कर देते हैं? सुचर कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें वो चीज़ पॉसिबल होती है। ठीक है जी। और जब आप सुचर कर देते हैं तो हीलिंग हो जाती है विदाउट कॉम्प्लिकेशन। हीलिंग विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है जी। जो जी नॉर्मली आप जब भी जाते हो, कोई आपको जख्म लगता है, कुछ होता है जो साफ सुथरा आपका वूंड होता है। ठीक है। कट लग गया आपको छुरी से और आपको स्टिच लगाना पड़ गया है, तो वो आपका क्लीन वूंड है। ठीक है। जिसमें आपने एजेस अप्रोक्सीमेट कर दिए, आप 7 दिन बाद 10 दिन बाद जाते हो, अपने टांके खुलवाते हो और आपका जो वूंड है वो हील हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी क्लोजर करना कितनी देर में चाहिए? हाँ, सर, एज अर्ली एज पॉसिबल। विद इन 6 आवर्स, विद इन 6 to 8 आवर्स। ठीक है। विद इन 6 to 8 आवर्स। ठीक है। मतलब जब ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर। क्यों? उसके बाद चूंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना शुरू हो जाता है, तो यूजुअली प्राइमरी क्लोजर उसके बाद इंडिकेटेड नहीं होता। ठीक है। सेकेंडरी क्लोजर फिर चाहिए आपको, या कोई और उस तरीके से। ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्राइमरी क्लोजर में चीज़ है कि अगर आपका वास्कुलर एरिया है, लाइक फेस है, स्कैल्प है,
यहाँ वेसल्स अच्छी खासी है ना, ब्लड सप्लाई भी है। ठीक है, तो वास्कुलर एरिया में आपके पास 24 घंटे तक भी आप कर सकते हो स्टिच, 24 आवर्स। ठीक है। वास्कुलर एरिया में अप टू 24 आवर्स तक आप क्लोज कर सकते हो प्राइमरी क्लोजर। ठीक है। यही पॉइंट्स है मेन, इसी में से एमसीक्यू बनेगा अगर वो कोई आता है तो। ठीक है। अच्छा जी, अनटाइडी वुंड्स क्या हैं? क्रश इंजरी है, बर्न के वुंड्स हैं, यानी ऐसे डर्टी वुंड। ठीक है, जो काफी कंटेमिनेटेड वुंड्स होते हैं, डर्टी वुंड्स होते हैं। ठीक है, वो दे, और इनको अक्सर ऐसे होता है कि दे ऑफन नीड डिब्राइडमेंट। ठीक है, तो दे आर क्लोज सेकेंडरीली। सेकेंडरीली का क्या मतलब होता है? सेकेंडरी क्लोजर को कह रहा है ये। जैसे प्राइमरीली था ना प्राइमरी क्लोजर के लिए, तो ये सेकेंडरी क्लोजर है। इसको क्या होता है? देखो, आपने डिब्राइडमेंट की। ठीक है, आपने इसमें से गंदा नेक्रोटिक टिश्यू खत्म किया, नेक्रोटिक टिश्यू को आपने रिमूव किया। ठीक है। जी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका, कभी कभी ये ऐसा होता है कि आपका ये नेक्रोटिक टिश्यू खत्म हो गया, तो उसके बाद यानी आपने वूंड को टाइडी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और आपने उसको उसके बाद क्लोज कर दिया। ठीक है, और दूसरा एक और मेन जो इसमें सेकेंडरी क्लोजर का होता है वो ये होता है कि आपका वूंड है, उसके बाद आपने वूंड क्योंकि डर्टी है उसका नेक्रोटिक टिश्यू आपने रिमूव किया डिब्राइडमेंट से, नेक्रोटिक टिश्यू इज रिमूव। उसके बाद क्या करते हैं, आप वूंड को अच्छी तरह वॉश करते हैं। ठीक है, और उसको एज इट इज ओपन छोड़ दिया जाता है, लीव इट। ठीक है, यानी स्टिच वगैरह नहीं लगाते आप। ठीक है, तो फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद तक ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है उस पे। ठीक है, ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म और हीलिंग अकर्स। ठीक है जी। आगे समझ, अब दोनों का डिफरेंस पता लग गया। एक में आपने फौरी तौर जी। पर स्टिच लगा दिए और उससे विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन हीलिंग हो गई। ठीक है, जबकि इस वाले में आपने बकायदा डिब्राइड भी किया है, डिब्राइड, अच्छा, बकायदा डिब्राइडमेंट भी की है। ठीक है, और उसके अलावा वॉश भी किया है, और उसको फिर रहने दिया है। मतलब डेफिनेटली ड्रेसिंग वगैरह होती रहेगी, वूंड की केयर होती रहेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा और उसके बाद हीलिंग हो जाएगी। ठीक है। जी। अच्छा जी, अब जो सेकेंडरी जो आपके थे ये वाले अनटाइडी वुंड, ये सेकेंडरी जो आपकी है हीलिंग, सेकेंडरी क्लोजर, ये सेकेंडरी हीलिंग। ठीक है, ये क्या हो रही थी? दे हील बाय फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू और उसके बाद स्कार। ठीक है जी, ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड अल्टीमेटली स्कार।
अच्छा जी, अब एक एमसीक्यू आपका आता होता है, स्कार बनाता कौन है? विच सेल्स मेक स्कार? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, ये स्कार बनाते हैं। ठीक है। ओके सर। और स्कार के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, क्या होता है स्कार के अंदर? ये एक और कोलेजन। एमसीक्यू है। हाँ, कोलेजन। कोलेजन 1। ठीक है, ये 2 एमसीक्यू हो गया आपके सीधे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अब इतने आराम आराम से पढ़ाया, अब तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए। जी सर। कभी इशू होना ही नहीं चाहिए इसका। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ वुंड्स के हैं, सारी बात आप ये देखना है कि वुंड होता किस किस वजह से है। तो कोई भी लेसरेशन हो सकती है, एब्रेजन हो जा सकती है यानी रगड़, ट्रॉमा हो सकता है, कोई अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है, या इन्फेक्शंस की वजह से। ठीक है। वही प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोजर, क्लोजर ऑफ वुंड कैसे होता है, प्राइमरी क्लोजर, सेकेंडरी क्लोजर, इवन एक टर्शियरी क्लोजर भी होता है। ठीक है। इसमें डिलेड क्लोजर होती है वुंड की, जो टर्शियरी क्लोजर होता है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब फैक्टर्स दैट डिले वुंड हीलिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वुंड हीलिंग को डिले करते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से तो ये NRE 2 में भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है। अच्छा जी, डायबिटीज़ में क्यों होता है जी वुंड हीलिंग डिले होती है? बहुत सारी वजूहत है डायबिटीज़ में, और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका हाइपरग्लाइसीमिया, इट प्रमोट्स, it provides the environment that provides environment that promotes what thing? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। और जहाँ इन्फेक्शन होगी वहाँ डिलेड वुंड हीलिंग होगी। ठीक है जी। उसके अलावा कहाँ गया, ये हाइपोक्सिया है, वास्कुलर जो परफ्यूजन है ना आपकी, वास्कुलर परफ्यूजन, वो भी डायबिटीज में कम होती है। डायबिटीज डिक्रीजेज इट, डायबिटीज डिक्रीजेज वास्कुलर परफ्यूजन। ठीक है। ठीक है। उसके जी अलावा सर। रिकरेंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हो तो वो भी वुंड हीलिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो आपके स्टीरॉइड्स हैं, दे आल्सो दे आल्सो कॉम्प्रोमाइज वुंड हीलिंग। ठीक है। वुंड हीलिंग किस चीज से हो रही थी? अभी पीछे हमने क्या बताया था कि स्कार फॉर्मेशन कैसे हो रही थी? फाइब्रोब्लास्ट से कोलेजन 1 डेपोजिशन। हाँ जी। तो आपने पढ़ा भी होगा, स्टीरॉइड जो होते हैं ये दोनों फाइब्रोब्लास्ट के फंक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। और इनका नेगेटिव कोलेजन सिंथेसिस को भी इम्पेयर कर रहे होते हैं।
इम्पेयर कोलेजन सिंथेसिस। ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। आपका जो भी वो है इसमें, अच्छी न्यूट्रिशन, बहुत अच्छी न्यूट्रिशन आपको चाहिए होती है फॉर, तो मेल न्यूट्रिशन वाले वैसे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन वाले जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं तो क्या होता है, वुंड डिले होगा, हीलिंग डिले होगी। उसके अलावा विटामिन सी, ए, सी और जिंक, दे प्ले रोल इन वुंड हीलिंग। ठीक है। तो अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो तब भी वुंड हीलिंग कॉम्प्रोमाइज होगी आपकी। आगे समझ। अच्छा जी। जी सर। उसके अलावा ट्रॉमा है, हाइपॉक्सिया जैसे एक बताया, किसी भी केस की वजह से अगर वास्कुलर परफ्यूजन आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, हाइपॉक्सिया हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, वूंड हीलिंग कम हो जाती है, ठीक है, डिलेड हो जाती है। एक्सेसिव प्रेशर की वजह से भी, इवन आपको पता है जब प्रेशर बैंडेज हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो नेक्रोसिस होता है वहाँ पे, तो बल्कि नया वूंड क्रिएट हो सकता है, अल्सर वूंड हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो पुराने वूंड में भी डेफिनेटली डिले, हीलिंग डिले होगी। और अनदर वूंड, ठीक है, एक और वूंड अगर आपका हो जाता है, पहले ही आपका वूंड है फिर एक और वहां पे हो जाता है, तो वो भी एक वजह बन सकता है। और लो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया इज आल्सो रिस्क फैक्टर। इसमें एक निमोनिक है, डिड नॉट हील। ये डिडंट हील नहीं लिखते आप, तो डिड नॉट हील। सिंपल है ना याद करना। अब ये डी जी से सर। डायबिटीज, आई से इन्फेक्शन, ठीक है, फिर डी से ड्रग्स, और आगे वो इसी तरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया, एक्सेसिव प्रेशर, अनदर वुंड, और एल से लो टेम्परेचर। ठीक है। अब बताएं इसमें कोई मसला है। नो सिंपल सर। से टॉपिक होते हैं, बस आपको अगर अच्छे से कर लें तो वो इजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट था कि अनटाइडी वुंड का ना, कंटेमिनेटेड बाय डर्ट आर फॉरेन बॉडी, लेकिन ये अनटाइडी वुंड्स की बात हो रही है। ठीक है। तो अगर कंटेमिनेशन है डर्ट से, फॉरेन बॉडी से, बट दे प्रेजेंट विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी, ठीक है, तो क्या आप कर, तो इसमें पॉसिबल है कि आप उसे अच्छी इरिगेशन करें। ठीक है। डेड टिश्यू एक्सरसाइज करें, डेड टिश्यू रिमूवल,
ठीक है। यानी इसको आपने क्या कर दिया, अनटाइडी को अब टाइडी में कन्वर्ट कर दिया। तो इनकी भी प्राइमरी क्लोजर की जा सकती है। ठीक है। प्राइमरी क्लोजर क्या है कि सुचर लगा सकते हैं उसी टाइम पे, वेट नहीं करेंगे। ठीक है। ये खास कैटेगरी की बात की है। ठीक है। सर अपीयरेंस में टाइडी और अनटाइडी में क्या फर्क होगा, यार लाइक अगर वो देखो, पिक्चर्स लिखते हैं। अपीयरेंस में भी फर्क होगा। ठीक है, लेकिन देखो, आपका बर्न, आपका कॉज तो पता होगा ना, जारी बात है, जो भी आपके पास आ रहा है कॉज तो बता ही रहा है ना, रगड़ लगी है। उसके अलावा और बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे रगड़ लगी है, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है। ठीक है। इस तरह के सारे केसेस जो हैं, यानी आपने उसको साफ करना है। आप बहुत सारे, मतलब एक गंदी जगह पे गिर गए हो, बहुत ज्यादा मट्टी वाली जगह पे, सॉइल वाली जगह पे गिर गए हो, ठीक है, और डीप कट है, तो आपको उसमें पता लग जाएगा ना कि क्या है। ओके। और अपीयरेंस का भी तो वो, जो आपको पॉइंट शुरू में बताया कि दूसरे वाले के एजेस बड़े शार्प होते हैं। ठीक है। तो ये जो दूसरा अनटाइडी वुंड होगा, ये बड़ा एक, इसके एजेस भी तो रफ से होंगे ना। ठीक है। ओके। और फिर एजेस अगर थोड़े बेहतर शेप में भी हों, लेकिन हिस्ट्री ये हो, और कंटेमिनेशन मतलब बाहर अपीयरेंस से भी क्लियर कट नजर आ रहा होता है। ठीक है। बट आप इतनी ओके। कॉम्प्लिकेशन उसमें ना जाएं, आप इस पे रहें ना, आपको उधर कोई वुंड थोड़ी दिखाया जाएगा, आपको तो थ्योरी दी जाएगी ना। ठीक है। ओके। ओके, अब एक्यूट वुंड कौन सा होता है, जो कि विद इन 6 वीक्स का होता है। ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, कोई बड़ी पैथोलॉजी नहीं होती अंडरलाइंग। ठीक है। और ऐसा वुंड जो है वो विदाउट कॉम्प्लिकेशन हील कर जाता है। ठीक है, जो एक्यूट वुंड होता है। और जो क्रॉनिक वुंड होता है उसमें 6 वीक्स गुजर जाने के बावजूद भी हीलिंग नहीं हुई होती। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है। और कोई ना कोई हो सकता है कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से वुंड हीलिंग डिलेड हो, और जिसमें से हमने कुछ पढ़ी भी है। ठीक है। अच्छा जी। अब स्कार क्या होता है, अ फाइब्रस मार्क दैट इज लेफ्ट ऑन द वुंड एरिया। ठीक है। अ फाइब्रस मार्क दैट इज लेफ्ट ऑन द वुंड एरिया, यानी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और अब ये स्कार जो है ये एक फाइब्रस मार्क है, जो कि वहां पे फाइब्रस क्यों है, क्योंकि फाइब्रोसिस हुआ है ना, और फाइब्रोब्लास्ट ने ये करके दिया आपको सारा काम। ठीक है। उसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट प्रमोट स्कार फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके। ठीक है। इसी तरह कॉर्टिसोल जो है वो इनहिबिट करता है फाइब्रोब्लास्ट को और इंटरल्यूकिन 2 को, तो सप्रेस इम्यूनिटी एंड डिले वुंड हीलिंग। इंटरल्यूकिन 2 क्या करती है, ये मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स में हेल्प करती है आपको, तो इम्यूनिटी भी आपकी बेहतर करती है। अच्छा जी, फिर आपकी एक कैटेगरी होती है कि आइदर हाइपरट्रॉफिक स्कार है या कीलॉइड है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। ठीक है।
अच्छा जी। हाई, ये आपका अगर मार्जिन है ना, ठीक है, तो आपका ये ग्रेनुलेशन टिश्यू बन रहा है। अब ये देखो, ये मार्जिन है इसके, ये स्किन का मार्जिन है, ठीक है। तो इससे ये ऊपर को है, विद इन मार्जिन। ये देखो, ये वाले मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ब्लू लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, ये वाली चीज, ये ब्लू लाइन जहाँ पे है, तो है तो उसके अंदर अंदर ही, बट अबव द स्किन सरफेस, स्किन सरफेस से अबव है, ठीक है, ये निकला हुआ है ऊपर को। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक स्कार, ठीक है जी। आ गई ये समझ। जी सर। उसके अलावा ये जो है एक खास हद तक बढ़ता है, और देन इट सबसाइड्स विद द टाइम, ठीक है, या रिग्रेस करना जैसे कहते हैं, इट कैन रिग्रेस, ठीक है। और ये दोनों क्यों होते हैं? जब सर आपकी हीलिंग। वूंड हीलिंग इम्पेयर होती है किसी भी वजह से, वूंड हीलिंग में इश्यूज आते हैं, ठीक है, इश्यूज विद द वूंड हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, इश्यूज विद द वूंड हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा जी, किलॉइड क्या होता है? किलॉइड होता है अबव द स्किन एंड बियॉन्ड द मार्जिन्स। ये आपके मार्जिन है, ये आपका स्किन का लेवल है, तो इसकी इंतहाई एरेटिक ग्रोथ होती है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मार्जिन से भी बाहर निकल गया, ठीक है, और स्किन की सरफेस से भी ऊपर को चला गया। अब इस अपीयरेंस से याद रहेगा ना, जी सर। ठीक है। और कीलॉइड में आपको क्या होता है, पेन भी हो सकती है और खारिश भी हो सकती है। अक्सर आपने, अगर जब आप क्लिनिकल साइड पे जाओगे ना, तो आप देखोगे पेशेंट्स को पेन भी होती है और प्रूराइटिस भी होता है, खारिश का कंप्लेन करेंगे आपसे, और बहुत उभरा हुआ एक वूंड होता है उनका, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी। तो ये सबसाइड नहीं करते, इनको सर्जिकल रिमूवल चाहिए होता है, या फिर, अच्छा, दोनों तरह के, वो दूसरा हाइपरट्रॉफिक भी स्कार रिग्रेस कर जाता है, लेकिन अगर ना करे और अपनी जगह पे कायम हो, तो डिफरेंट हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। क्रायोथेरेपी, ठीक है, लेजर, इंट्रालीजनल, यानी लीजन के अंदर स्टीरॉयड इंजेक्शंस, सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। अच्छा, किलॉइड का, स्पेशली किलॉइड के बारे में ये है कि
सर्जिकल रिमूवल के बावजूद भी इट कैन रीग्रो। ठीक है, क्योंकि यूजली ये समझा जाता है कि इसकी जेनेटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है, और इस जेनेटिक एसोसिएशन की वजह से आपके अंदर नेचुरली टेंडेंसी होती है कि आप किलॉइड फॉर्मेशन की। ठीक है। जी सर, सर इसका इस सवाल भी आया था इस दफा। आया था, क्या आया था? हाइपरट्रॉफ पेशेंट प्रेजेंट, वो एक ही लाइन याद है सर, रेज्ड मार्जिन उन्होंने लिखा हुआ था, और फिर पूछा था कि बताओ डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको यही बताया ना कि मैं सारी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रहा होता हूँ, और हर वो पॉइंट एटलीस्ट आपको बता रहा होता हूँ कि जो मुझे पता है कि एग्जाम में पूछे जाना है। कोई भी एग्जाम हो, एमबीबीएस का एग्जाम हो, आगे एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं। ठीक है। जी सर। अच्छा, साइट ऑफ लीजन भी आ सकती है। ठीक है, तो जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है ये यूजुअली फ्लेक्सर सरफेसेस पे होता है। ठीक है, और जो किलॉइड है वो कहाँ होता है? आपको स्टर्नम पे मिलेगा, और शोल्डर एंड फेस। ठीक है। चलिए, अब बताएं साइनस क्या होता है और फिस्चुला क्या होता है? सर साइनस जो है उससे ड्रेन आ रहा होता है, फिस्टुला से भी आता है, लेकिन ठीक है। उसका कोई साइनस का कोई कनेक्शन नहीं होता, फिस्टुला का बिटवीन ऑर्गन्स कनेक्शन हो सकता है। हाँ जी। साइनस इज अ ब्लाइंड एंड, क्लोज्ड एंड। ठीक है, ब्लाइंड ट्रैक होता है। लाइनिंग किस चीज की होती है? ग्रेनुलेशन टिश्यू की। सो साइनस इज अ ब्लाइंड ट्रैक लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, और एक्सटेंट कहाँ तक होता है? एक्सटेंड्स फ्रॉम epithelial surface into the tissue। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइनस कौन सा है? मोस्ट कॉमन मतलब इन इन टर्म्स के आपको जो सर्जरी में आप एनकाउंटर करोगे। हम्म वैसे तो काफी सारे होते हैं, मतलब मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूँ दैट इज, जो आपको शायद एमसीक्यूज वगैरह में आ जाए कभी, पाइलोनेडल साइनस। इसका तो नहीं आया वो कोई एमसीक्यू? सर है, पास पेपर में है। है? हाँ, जी। देख लें। मैं हर उस चीज को टच कर रहा होता हूँ जिसका मतलब आपके एग्जाम में जरूर रोल होता है। ठीक है। अच्छा जी,
सो पाइलोनेडल साइलेंस जो होता है कहाँ पे लोकेटेड होता है? रेक्टम। नेटल क्लेफ्ट में। ये आपके एनस के इर्द गिर्द होता है, ठीक है। यूजुअली जो सिनेरियो दिया जाता है ना, टेलर्स का दिया जाएगा, ठीक है। टेलर का या जीप ड्राइवर्स का, ठीक है। ये वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से होता है, रिस्क फैक्टर्स हैं, वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए वो आपको जीप ड्राइवर का ज़्यादा वो देगा सिनेरियो, ठीक है। पाइलोनेडल साइनस की भी बात हो रही है। और क्यों होता है? एयर शेड एंड एक्यूमुलेट इन ग्लूटियल क्लेफ्ट, ठीक है। और दे एंटर स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है जी। नेस्ट ऑफ हेयर, बंच ऑफ हेयर, इससे रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड जो है ना ये आपका इशू होगा। तो साइनस, पाइलोनेडल साइनस जो है वो वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन आर द रिस्क फैक्टर्स। यूजली जीप ड्राइवर वगैरह का सिनेरियो बना के देंगे आपको, ठीक है। और ग्लूटियल क्लेफ्ट में, ठीक है, आपके हेयर एक्यूमुलेट होते हैं और वो वहां से एंटर हो जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स में, ठीक है। और जब स्वेट ग्लैंड्स में चूंकि हेयर नहीं होते, तो स्वेट ग्लैंड में जब आपके हेयर एंटर होंगे तो क्या होगा, वहां पे इनको एज ए फॉरेन बॉडी लिया जाएगा। और एज ए फॉरेन बॉडी जब लिया जाएगा तो क्या होगा, वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है और लॉन्ग प्रोलॉन्ग होता जाता है तो वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन भी होती है और डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। और वो डिस्चार्ज होगा, वहां पे फॉर्मेशन हो, फिर साइनस होगी। अब कर लोगे इसको, एल्गोरिदम की सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखो। हेयर एक्यूमुलेट हुए ग्लूटियल क्लेफ्ट में, वहां से एंटर हुए स्वेट ग्लैंड्स में, ठीक है। वहां पे एज ए फॉरेन बॉडी इनको लिया गया, ठीक है। उधर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी की प्रोसेस की वजह से एब्सेस हुई, ठीक है। और एब्सेस ने कहीं ना कहीं ड्रेन होना है तो इट ड्रेन्स वाया साइनस, ठीक है जी। कोई मसला है इसमें? नो। तो अगर क्लेफ्ट, नेटल क्लेफ्ट में या ग्लूटियल रीजन के क्लेफ्ट में जो है वो आपको बार बार कोई एब्सेस बनने की हिस्ट्री होती है या पस डिस्चार्ज की हिस्ट्री है और पेन की हिस्ट्री है, और वो जीप ड्राइवर है या आपका टेलर है, ठीक है, तो आपने पाइलोनेडल साइनस सोचना है, ठीक है।
उसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज फिस्चुला। फिस्चुला क्या होता है? एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स हैविंग ओपन एंड्स। उसमें क्लोज्ड एंड था, इसमें दोनों ओपन एंड होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स, वो दो स्ट्रक्चर कौन से हैं? दे आर एपिथेलियल सर्फेसेस, ठीक है। कॉजेज कोई भी हो सकते हैं, क्रॉन डिजीज में आपने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक एवी फिस्टुला हम खुद बनाते हैं, आर्ट आर्टीरियो वीनस एवी फिस्टुला, कहाँ बनाते हैं? सर लोअर लेग्स। हीमोडायलिसिस के लिए, सीकेडी पेशेंट्स में, फॉर हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये खुद बनाया जाता है, ठीक हो गया। जी सर। तो इस तरह से है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है, वो फिस्टुलोग्राम, एमआरआई वगैरह, ठीक है। तो इसी तरह एंटेरोकुटेनियस फिस्टुला भी होते हैं, क्रॉन्स के फिस्टुलास भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रेक्टोवेजाइकल, जो ब्लैडर के साथ बना लेता है। इसी तरह रेक्टो वेजाइनल, ठीक है। हिस्ट्री क्या होगी? वेजाइना से ब्राउनिश फाउल स्मेलिंग मटेरियल आ रहा है, दैट इज फीसेस, ठीक है। तो रेक्टम से फीसेस, इस कनेक्शन की वजह से वजाइना में गए। तो वजाइना के जरिए से फीसेस आ रहे हैं, ब्राउनिश कलर्ड फाउल स्मेलिंग मटेरियल आ रहा है, इस तरह की हिस्ट्री दे के आपको पूछ लेगा कि क्या हो सकता है, तो वो फिस्चुला, ठीक है। आगे समझ। जी सर। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आप चैप्टर खुद भी पढ़ेंगे ना, वुंड वाला, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आप देखेंगे तो वो होता है। अच्छा, एक होती है चीज़ और, अल्सर्स। अल्सर कॉमन कौन सा है? क्रॉनिक अल्सर, क्रॉनिक लेग अल्सर, ठीक है। ये कौन सा सबसे इसका मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, क्रॉनिक लेग अल्सर? 70% जो है ना, वो आपके क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से होते हैं। क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी, ठीक है। जी सर। प्रोसेस क्या होता है? डैमेज टू वीनस वेल्व्स लीडिंग टू वीनस हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके अलावा स्टेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। एंड देन दी अल्टीमेटली अल्सर फॉर्मेशन, ठीक है। जो क्रॉनिक स्टेसिस होता है, वो अल्सर के लिए एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करता है, फर्टाइल
एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके वीनस अल्सर्स भी हो सकते हैं। बाकी इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आर्टीरियल और वीनस अल्सर और न्यूरोपैथिक अल्सर वगैरह के डिफरेंसेस का एक टेबल बना हुआ है आपकी, उसमें वो हाफ डोगर में, वो भी देख लीजिएगा। उसमें से कोई एक आधा एमसीक्यू हो सकता है निकल है, ठीक है। शॉक। अच्छा जी, शॉक का टॉपिक ये है कि आपको पता होना चाहिए हाइपोवोलीमिया या हेमरेज, ये वाला टॉपिक। और उसके थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ शॉक जो हैं डिटेल से हम लोग कर चुके हैं। और इसका लेक्चर हेमरेजेस, हेमरेज के नाम से, शॉक के नाम से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है, वो ओपन लेक्चर है, तो वो उसमें से जो हाइपोवोलीमिया है ना, ये डिटेल में कवर हुआ है वहाँ पे, ठीक है। शॉक कोई भी होगा, इट इट रिजल्ट्स इन इनएडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है। मेन क्रक्स इसका ये, ठीक है। ओके, देन कम्स द सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और एनाफिलेक्टिक शॉक। जी, सेप्टिक शॉक होगा डेफिनेटली, कार्डियोजेनिक शॉक होगा, कोई ना कोई आपका एरिथमिया होगा, पास्ट हिस्ट्री होगी कोई ना कोई कार्डियक किसी इलनेस की, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है, वेलविलर हार्ट डिजीज हो सकती है, वीएचडी, ठीक है। और हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर तो हार्ट फेलियर है तो आप डब्यूटामीन देंगे, आइनोट्रोप्स देने होते हैं ना, ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर को तो बिल्ड करना है, शॉक का मतलब है ना कि बीपी आपका डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसको बिल्ड करने के लिए आइनोट्रॉप्स देने हैं, तो प्रेफर्ड आइनोट्रॉप जो पहला होगा वो डब्यूटामीन होगा इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है। और अगर हार्ट फेलियर नहीं है और शॉक है, तो सबसे पहले आप ट्रीट द कॉज, ठीक है। अब ट्रीट द कॉज से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे शॉक है वो कार्डियक टेम्पोनार्ड की वजह से है, तो कार्डियक टेम्पोनार्ड हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ना, उसके फीचर्स होंगे, सारी बात है। मिसाल के तौर पे एरिथमिया की वजह से है, तो एरिथमिया को करेक्ट करना है ना आपने पहले, ठीक है। तो ये इसका मेन आपका प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का। ये शॉक वगैरह जितने भी हैं हम लोगों ने बड़े डिटेल से किए हुए हैं, मेडिसिन में भी किए हुए हैं, ठीक है। टाइम टाइम एंड अगेन डिफरेंट जगहों पे डिस्कस होते रहते हैं। ओके, सेप्टिक शॉक क्या होता है? आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, ठीक है, फीवर की हिस्ट्री होगी, और इसमें पेरिफ्रीज वार्म होती हैं आपकी, हाइपोवोलीमिक में, या उधर हमने पढ़ा था ना कि कोल्ड पेरिफ्रीज, ठीक है। तो इधर वार्म पेरिफ्रीज होती हैं, और हाइपोपरफ्यूजन तो होती ही होती है। और सेप्सिस आपको पता है पहले बैक्टीरियमिया होता है, उस दिन हमने पढ़ा था ना वो सर्जिकल इन्फेक्शंस वाला चैप्टर भी। तो यस। बैक्टीरियमिया लीडिंग टू सेप्सिस, ये उसमें भी हम सेप्सिस इन्फेक्शंस और ये एमओडीएस, ठीक है, सेप्टिक शॉक और एमओडीएस, मल्टी ऑर्गन मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, एमओडीएस। तो ये उस दिन भी हम कर चुके हैं इन्फेक्शंस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये इसको डिटेल में जाने की फिर इसलिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक एक जगह पे कवर हो चुकी हैं। अच्छा जी, तो यूजली ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कॉज दी सेप्टिक शॉक्स, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं। और सेप्टिक शॉक में जो आप आइनोट्रोप स्टार्ट करते हो, वैसे तो आप फ्लूइड सबसे पहले देते हो, फ्लूइड्स इसमें भी देंगे, ठीक है। और फ्लूइड्स देने के बाद अगर आइनोट्रोप्स की बात की जाए तो दे आर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और फ्लूइड्स कैसे देते हैं? सीवीपी गाइडेड। सीवीपी गाइडेड का क्या मतलब है? सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है। ये डिबेट हमेशा शॉक की मैनेजमेंट में रहती है कि
आईवीसी गाइडेड दिए जाएं या सीवीपी गाइडेड दिए जाएं। सीवीपी होती है सेंट्रल वीनस लाइन आप पास करते हैं, ठीक है। और आईवीसी होता है कि इंफीरियर वेना केवा का डायमीटर आप देखते हैं, और अगर उसका कोलैप्स हो तो इसका मतलब फ्लूइड्स चाहिए, ठीक है। लेकिन आप छोड़ दें, आपके लेवल पे इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं लेके जाना चीज़ों को, ठीक है। अच्छा जी, ये पॉइंट ये शायद नहीं डिस्कस हुआ हुआ अभी तक। एनाफ न्यूरोजेनिक शॉक भी इवन हम लोगों ने कल जो है वो कल देख लिया था, कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है? इट इज़ आईजीई मीडिएटेड, ठीक है। इट इज़ आईजीई मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और हिस्ट्री क्या होगी? हिस्ट्री होगी कोई भी, आपको अभी मिसाल के तौर पे आपने पेनिसिलिन ली है, ठीक है, और साथ ही थोड़ी देर बाद वो हो गया, या कोई भी इस किस्म की चीज़ आपने ली है और साथ ही रिएक्शन शुरू हुआ है, और आपको हाइपोटेंशन भी डेवलप होगी है बाकी चीज़ों के साथ साथ, सिम्टम्स के साथ साथ हाइपोटेंशन, ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, और इस तरह की। तो शॉक तभी होगा ना जब हाइपोटेंशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है। वीज वीज मिल सकती है आपको, ठीक है। तो इस तरह की सारी, तो हाइपोटेंशन वगैरह जब डेवलप हो जाती है फौरन ही कुछ कोई भी चीज़ स्पेशली जैसे पेनिसिलिन वगैरह लेने के बाद, तो दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आईजीई मीडिएटेड। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है, और एड्रीनालिन दी जाती है इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर एमसीक्यू में आ जाता है एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन, तो आप जो है वो एड्रीनालिन ही क्यों देंगे? देखिए, अगर आपके एक पॉइंट को समझें इसको, ठीक है, थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे एनाफिलेक्टिक शॉक है, आपको उसने वीज भी डेवलप कर ली पेशेंट ने, या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स भी डेवलप कर ली, ब्रोंकोस्पेज्म हो गया यानी, और शॉक भी है। तो इसका मतलब है अब दो जगह पे इश्यूज आ रहे हैं। एक तो आपके वेसल के लेवल पे आ रहा है, ठीक है। और वेसल में आपके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? अल्फा 1 और H1, ठीक है। और ब्रोंकस में कौन से होते हैं आपके? ये ब्रोंकस है ना, ब्रोंकोस्पेज्म हुआ हुआ है। स्मूथ मसल में होते हैं बीटा 2, और साथ H1 रिसेप्टर भी होते हैं इधर ना, ब्रोंकस में। अच्छा, आप एक चीज पॉइंट समझने का है, कहीं ना कहीं आपको काम आ ही जाएगा, कि वेसल में H1 जो कर रहा था वो क्या कर रहा था? वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, ठीक है। दैट इज वाई बीपी डिक्रीज हुआ है ना। जब बीपी बढ़ता है तो क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करा के बीपी को बढ़ाया जाता है ना, तो वेजोडाइलेशन हो रही है तो बीपी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यही H1 ब्रोंकस में क्या करा रहा है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ठीक है। समझ आ गई है? जी सर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी। जी सर। आज वीकेंड था, बाकी पूरी क्लास ही कह रही थी कि ऑनलाइन लेक्चर ही दें, जितने भी लोग थे ना। ऑनलाइन से मुरा रिकॉर्डेड। जी सर। अच्छा,
एपिनेफ्रिन। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब इशू ये है कि आपको यहाँ पे बीटा टू भी है। ठीक है, ब्रोंकस में कौन कौन से आपने बताए हैं? बीटा टू भी बताया ना। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा वन है और एच वन है। आप अब रिसेप्टर्स काउंट करें सिर्फ। ठीक है, अब जो एड्रीनालीन है ना, ये किस किस पे करती है काम? अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू पे। ठीक है, तो ठीक है, इन एडिशन टू दैट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? बीटा टू एगोनिस्ट का नाम सुना हुआ है ना आपने? जी सर। है ना? तो हमें अब ऐसा रिसेप्टर चाहिए अब, और जो दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन, उसमें क्या क्या है? अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन। अब हमें दो रिसेप्टर ऐसे चाहिए, हमने बीटा टू से ब्रोंकस में बीटा टू के जरिए से हमने करानी है ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, क्योंकि एच वन से यहाँ हुई हुई है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो बीटा टू वाला चाहिए हमें, ऐसा रिसेप्टर चाहिए जो बीटा टू पे भी काम कर रहा हो और अल्फा वन के थ्रू ब्रोंको वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करा रहा हो। तो वो कौन सा है इन दोनों में से? नॉरएपिनेफ्रिन, और ये तो कॉमन हो गए अल्फा वन एड्रीनालीन के दरमियान में। ठीक है, बात ये आ जाती है कि एड्रीनालीन जो है उसका बीटा टू का भी रोल है, लेकिन नॉर एड्रीनालीन के पास वो रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये रिसेप्टर्स की गेम है सारी। तो अगर आपको नॉर नॉर एड्रीनालीन या नॉर एपिनेफ्रिन दिया होता है तो आपने उसको कभी भी क्लिक नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, दैट इज वाई आप एड्रीनालीन दे रहे होते हैं, एपिनेफ्रिन दे रहे होते हैं। एड्रीनालीन और एपिनेफ्रिन एक ही चीज़ है, नाम है। ठीक है, एड्रीनालीन को आप एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रीनालीन को आप नॉर एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन या एड्रीनालीन, ये आप, ठीक है, इसलिए एनाफिलेक्टिक शॉक में आप इसको यूज कर रहे हो। समझ आ गई? जी सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें रिसेप्टर्स का, क्योंकि रिसेप्टर्स की आपको डेप्थ इसलिए इसमें पता बता दी है मैंने, क्योंकि सिर्फ आपका हम तो इस वक्त जनरल सर्जरी पढ़ रहे हैं ना, ये इस उससे रिलेटेड इसको शॉक। लेकिन आपने तो पैथो भी पढ़नी है, आपको तो फिजियो भी है और सारा कुछ है। तो कहीं ना कहीं इस रिसेप्टर के बारे में आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये इसलिए जी सर। इम्पोर्टेंट है। बस जी, ये हमारा आज का था लेक्चर। और